चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जो हम प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया जो भी कॉन्सेप्ट था, जो कि सेक्शन 9 में दिया हुआ था। उसमें हमने 9(1) से लेके पूरा 9(1) जो है वो 8 तक दिया हुआ कंडीशन कि किस केस में जो है वो हम डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे। ठीक है, और डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया जब मानते हैं तो वो इंडियन इनकम बनता है, और इंडियन इनकम बनता है तो वो एक अगर नॉन रेसिडेंट के केस में भी है तो वो भी जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक, तो हमने 9(1) जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो टोटल 3 कंडीशन देखा था, जिसमें पहला था हमारा बिजनेस कम्बिनेशन वाला। बिजनेस कम्बिनेशन क्या होता है, कब जो है वो डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, वो हमने डिस्कस कर रखा था। फिर इसमें सेकेंड कंडीशन था, ये 9(1) का जो है वो पार्ट ए था, ये क्लॉज बी और क्लॉज सी। ठीक है, बी में हमने देखा था कि अगर कोई भी जैसे प्रॉपर्टी हो या एसेट्स हो, अगर वो सिचुएटेड है, ठीक है, अगर वो सिचुएटेड है इंडिया में, ठीक, तो उससे होने वाली इनकम जो है वो हम मान लेंगे डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो रहा है। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें कोई हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में किसी नॉन रेसिडेंट का, और उस हाउस प्रॉपर्टी से उसको जो है वो रेंट की इनकम हो रही है। ठीक है, तो ये रेंट का इनकम जो उसे मिल रहा है ना नॉन रेसिडेंट को, ये डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। और डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो गया तो वो बनेगा इंडियन इनकम, जिस पे टैक्स हम लगाएंगे इंडिया में, भले ही वो पर्सन जो है वो नॉन रेसिडेंट हो। फिर तीसरा कंडीशन आता है जिसमें है कि इनकम, ठीक है, अगर आपको इनकम होता है थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक, जो कि कैपिटल एसेट्स कहाँ है, जो कि सिचुएटेड है इंडिया में। ठीक है, मतलब जो एसेट्स इंडिया में सिचुएटेड है, अगर आपको उसको ट्रांसफ़र करने से जो गेन होता है जैसे कैपिटल गेन होता है, तो उसे भी जो हम कंसीडर करेंगे डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया जो है वो हो रहा है। मतलब इस पे जो भी कैपिटल गेन आएगा ना, उसे हम कंसीडर करेंगे कि डिम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया है। बट इसमें क्या था, पहले मान लीजिए सिर्फ यही लाइन लिखा हुआ था कि इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, जो कि एसेट जो है इंडिया में सिचुएटेड है, उसको ट्रांसफर करने से जो भी गेन होगा वो डिम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। पहले यही लाइन लिखा हुआ था लॉ में। ठीक, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट करना पड़ा इस वोडाफोन केस की वजह से। ठीक है, इसमें जो है वो अमेंडमेंट करना पड़ा वोडाफोन केस की वजह से। वोडाफोन केस क्या था, देखिए, वोडाफोन ने इस लाइन को जो है वो वोडाफोन के केस में इस लाइन को एनालाइज करते हुए उसने एक लूप होल निकाल लिया था। ठीक, लूप होल निकाल लिया था टैक्स लॉ में, और उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की अमाउंट थी जो है उसने बचा लिया था टैक्स देने से। वोडाफोन के केस में क्या था, देखिए, जैसे क्या था, पहले एक हच हच जो कंपनी थी, ठीक है, आपने सुना होगा हच एसआर लिमिटेड करके कंपनी थी। ठीक है, जो कि हच की जो सिम आती थी ना, हच एसआर लिमिटेड करके एक कंपनी थी। ठीक है, ये जो कंपनी थी ना, इसमें जो है वो 67% का शेयर होल्डिंग था। एक सीजीपी कंपनी थी, सीजीपी लिमिटेड करके कंपनी थी, जो कि मॉरिशस की थी। ठीक, तो ये मॉरिशस की कंपनी जो थी, ये कंपनी डमी कंपनी बनाई गई थी सिर्फ इसी लूप होल की वजह से। ठीक है, ताकि इस जो है लूप होल का फ़ायदा उठा सके वो कंपनी, इसीलिए जो है उसने सीजीपी लिमिटेड बनाया गया था मॉरिशस में। और वो क्या कर रही थी, हच एसआर लिमिटेड की जो है वो 67% शेयर होल्ड कर रही थी। अब सीजीपी में क्या था, सीजीपी का जो है वो 100% कंट्रोल जो था, मतलब 100% शेयर अगर देखें तो हचेसन करके कंपनी थी, हचेसन टेलीकॉम। ठीक है, जो कि हांगकांग की कंपनी थी। ठीक, ये हांगकांग की कंपनी थी। हचेसन टेलीकॉम ने क्या किया था, 100% जो है वो शेयर होल्डिंग थी उसकी सीजीपी लिमिटेड में। मतलब ये सीजीपी लिमिटेड एक तरह से डमी कंपनी बनाई गई थी। इसमें सारा जो है वो कंट्रोल था हचेसन टेलीकॉम हांगकांग की कंपनी के। ठीक है, अब ये सीजीपी जो क्या करता था, होल्ड करता था हच एसआर लिमिटेड में 67% शेयर। मतलब इनडायरेक्टली देखे तो हच एसआर में जो है वो हचेसन का जो है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली थ्रू सीजीपी लिमिटेड उसका 67% का जो है वो होल्डिंग था इसमें। अब हुआ क्या, जैसे एक वोडाफोन थी, ठीक है, वोडाफोन जो है वो नीदरलैंड की कंपनी थी। ठीक है, नीदरलैंड की कंपनी थी वोडाफोन। ठीक है, फॉरेन कंपनी थी नीदरलैंड की वोडाफोन। अब हच एसन के शेयर जो है ना वो वोडाफोन को ट्रांसफ़र हुए। बट इस केस में क्या हुआ, डायरेक्टली जो है ना सीजीपी लिमिटेड ने डायरेक्टली जो है हच एसआर लिमिटेड को जो है वो वोडाफोन को ट्रांसफ़र नहीं किया। अगर ये काम कर देता ना तो वो ये जो लाइन लिखा हुआ था कि इनकम थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, तो वो सिचुएटेड इन इंडिया, तो हच एसआर लिमिटेड तो सिचुएटेड इन इंडिया ही था। अगर ये अपना
जो HSR है, ये सारा शेयर मतलब शेयर अगर ट्रांसफ़र करता है वोडाफ़ोन को, मतलब ये अपने खुद को जो है वो बेच देता है वोडाफ़ोन लिमिटेड को, तो क्या होता उस केस में, ये इसमें फ़ॉल कर जाता कि सिचुएटेड इन इंडिया में जो कैपिटल एसेट था उसे ही बेचा गया है, और उस केस में कैपिटल गेन होता ना, तो उस पे क्या होता, वो डीम टू एक्रू अराइज़ इन इंडिया मान लिया जाता। और जब डीम टू एक्रू अराइज़ इन इंडिया मान लिया जाता, तो उस पे जो है वो इंडिया में टैक्स देने के लिए लायबल हो जा, जो भी कैपिटल गेन होता है उस पे इंडिया में जो है वो टैक्स ले लिया जाता है उससे। बट इसने क्या किया, HSN ने क्या किया, HSR लिमिटेड को डायरेक्टली वोडाफ़ोन को ना ट्रांसफ़र करके उसने क्या किया, CGP लिमिटेड जो थी उसके शेयर जो है वो वोडाफ़ोन को ट्रांसफ़र कर दिए। अब CGP शेयर कंट्रोल करती थी HSR लिमिटेड को। अब CGP ने क्या किया, CGP की सारी शेयर जो है वोडाफ़ोन को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब इससे जो है वोडाफ़ोन का कंट्रोल आ गया HSR लिमिटेड पे, ठीक। बट डायरेक्टली इसको नहीं सेल किया गया, सिर्फ इस लाइन से जो है वो बचने के लिए। फिर हुआ क्या, वोडाफ़ोन जब इसे पेमेंट किया इसके बदले, कि जो भी ये शेयर था, जो CGPA ने अपना सारी शेयर जो है वो ट्रांसफ़र किया इसको, ठीक है। तो इन डायरेक्ट इसकी होल्डिंग हो गई HSR में 67% वोडाफ़ोन के पास। वोडाफ़ोन ने जब HSN को जो है वो पेमेंट किया, तो यहाँ पे इसकी लायबिलिटी थी, ठीक है, TDS काटने की, ठीक। तो TDS काटने की लायबिलिटी तभी होती ना जब अगर उसमें जो है वो टैक्स इंडिया में जो है वो टैक्स देने के लिए लायबल होता है, ठीक। तो हुआ क्या, यहाँ बॉम्बे में जो है वो असेसिंग ऑफिसर था, उसने नोटिस भेजा वोडाफ़ोन को नोटिस भेजा कि आपको जो है वो TDS काटना चाहिए था, पेमेंट जो आपने किया है, जो भी शेयर बाई किया है CGP लिमिटेड का, तो उस पे आपको TDS काटना चाहिए था उस पेमेंट पे, अंडर सेक्शन 195 में, ठीक। अगर TDS नहीं काट दिए तो एक सेक्शन है 201 क्लॉज 1 करके, जिसमें वो एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बन जाता अगर वो नहीं TDS काटता, ठीक। और उस पे क्या होता है, पेनाल्टी भी लगता है 100% ऑफ जो है वो टैक्स की जितनी अमाउंट आती है उस पे 100% पेनाल्टी भी लगता। ये सारा पेनाल्टी फाइन और मिला के जो है असेसिंग ऑफिसर ने उसे डिमांड किया था, लगभग 20,000 करोड़ के आसपास जो है वो डिमांड नोटिस भेजा असेसिंग ऑफिसर ने वोडाफ़ोन को, ठीक। अब वोडाफ़ोन ने बोला कि मैं TDS तो तब काटता ना जब इस ट्रांजेक्शन जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होता। हमने तो कोई इंडियन एसेट ट्रांसफ़र ही नहीं किया। हमने तो CGP, एक नॉन रेसिडेंट ने क्या किया, एक नॉन रेसिडेंट ने एक फ़ॉरेन कंपनी जो है वो सेल किया एक फ़ॉरेन कंपनी को, मतलब एक नॉन रेसिडेंट कंपनी ट्रांसफ़र की गई नॉन रेसिडेंट को, तो यहाँ पे इंडियन एसेट तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, ठीक। तो ये कहना था वोडाफ़ोन का, ठीक है। तो वोडाफ़ोन ने ये कहा और बोला कि यहाँ पे हमारी जो है वो टैक्स TDS काटने की जो है वो लायबिलिटी नहीं बनती। फिर ये केस गया जो है वो हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जो है वो असेसिंग ऑफिसर के फ़ेवर में, डिपार्टमेंट के फ़ेवर में जो है वो जजमेंट दिया, और यहाँ पे वोडाफ़ोन जो है वो हार गई। फिर वोडाफ़ोन क्या की, इसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस लाइन को जो है वो एनालाइज़ करते हुए उसने बोला कि इनकम थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। और ये जो ट्रांसफ़र की जा रही है CGP लिमिटेड, ये जो है वो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, और सिर्फ इस लाइन इनको एनालाइज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफ़ोन के फ़ेवर में जो है वो डिसीजन सुना दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वोडाफ़ोन के फ़ेवर में डिसीजन सुना दिया, वोडाफ़ोन जो है वो केस जीत गया। फिर क्या हुआ, फिर अब गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए था, उसने क्या किया, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो अमेंड किया जा सकता है, ठीक। तो पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो अमेंड किया जा सकता है। अब क्या हुआ, पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पे लॉ में जो है वो अमेंडमेंट डाली गई, ठीक। अब अमेंडमेंट क्या की गई, इस लाइन को, जो इनकम थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया था, इसमें बोला गया कि हम उस कैपिटल एसेट्स को जो है वो डिम्ड टू सिचुएटेड इन इंडिया मान लेंगे, इफ़ डिम्ड टू सिचुएटेड इन इंडिया मान लेंगे, अगर जो है किसी भी कोई भी शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी का, ठीक है, शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी अगर डिराइव करता है इट्स सब्सटेंशियल वैल्यू, ठीक। सब्सटेंशियल वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे CGP जो है, यहाँ पे सब्सटेंशियल वैल्यू जो है वो डिराइव करता है किसी इंडियन एसेट से, ठीक है, फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, ठीक। तो कोई भी, जैसे यहाँ पे CGP की जो वैल्यू है वो डिराइव हो रही थी किससे, HSR लिमिटेड के शेयर से, ठीक है, क्योंकि इसके पास 67% शेयर HSR लिमिटेड का था,
ठीक। उसके अलावा इसके पास और कोई किसी कंपनी का जो उसे शेयर होल्डिंग नहीं था इसके पास, ठीक है। तो वो सिर्फ जो है ना इसकी वैल्यू वो जो है वो डिराइव होती थी हच एस आर लिमिटेड से। अगर ये किसी और भी कंपनी का शेयर होल्ड करता तो उसमें हम देखते हैं कि सब्सटैंशियली जो है ना वैल्यू वो फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया उससे डिराइव होती है। तो उस केस में हम मान लेंगे कि ये जो है ना एसेट्स वो सिचुएटेड है इंडिया में। तो सिर्फ ये सी जी पी ए लिमिटेड जो था उसको हम एज अ इंडियन एसेट ट्रीट कराने के लिए ये जो है अमेंडमेंट किया गया कि कैपिटल एसेट डीम टू सिचुएटेड इन इंडिया मान लिया जाएगा। शेयर ऑफ कंपनी अगर डिराइव करती है सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो अब सब्सटेंशियल वैल्यू कितने वैल्यू को जो है वो सब्सटेंशियल वैल्यू मानेंगे। तो सब्सटेंशियल वैल्यू यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सब्सटेंशियल वैल्यू कितना मानेंगे। बोला कि एक स्पेसिफाइड डेट को, ठीक है, किसी भी स्पेसिफाइड डेट को अगर दो कंडीशन फुलफिल करता है तो मान लेंगे कि सब्सटेंशियल जो है वो वैल्यू है। क्या क्या, एक तो जो भी जो है ना वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट्स, जैसे यहाँ पे जो शेयर है एच का जो भी शेयर है उस शेयर की वैल्यू जो है वो अगर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है, 10 करोड़ बुक वैल्यू देखेंगे नहीं, यहाँ पे एफएमबी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। अगर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है, ये फर्स्ट कंडीशन था। प्लस सेकेंड कंडीशन इसके साथ जो भी इंडियन एसेट्स है ना वो 50% या उससे ज़्यादा अगर होता है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। मतलब सीजीपी लिमिटेड के पास जितना टोटल एसेट्स है, सीजीपी की जो बैलेंस शीट होगी, सपोज डैट जो ये जितने भी सीजीपी के पास एसेट्स हैं, इस एसेट्स में वो इंडियन कंपनी का जो शेयर होल्ड कर रहा है वो शेयर की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा अगर हो जाती है उसके टोटल एसेट्स से। मतलब इस एसेट्स में कुछ इसने हज का शेयर होल्ड किया, कुछ अदर भी कंपनी का अगर होल्ड किया है, तो इसमें जो हज एसआर का शेयर इसने होल्ड किया ना उसकी वैल्यू सारे टोटल एसेट्स का अगर हम देखें तो वहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पे हम जब एसेट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइबिलिटी जो है हम डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी विदाउट डिडक्टिंग लाइबिलिटी हम देखेंगे। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करता है ना एक स्पेसिफाइड डेट को, अब स्पेसिफाइड डेट क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो वो मान लिया जाएगा सब्सटेंशियल वैल्यू जो है वो डिराइव हो रहा है, और किससे डिराइव हो रहा है, इंडियन एसेट से, जो कि यहाँ पे हच एस आर लिमिटेड था। तो उस केस में मान लिया जाएगा कि कि भले ही जो है ये हच एस आर डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की गई वोडाफोन को, बट एक नॉन रेसिडेंट कंपनी जो थी वो नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफ़र की गई, फॉरेन कंपनी जो है एक फॉरेन कंपनी को ट्रांसफ़र की गई। बस वो फॉरेन कंपनी जो है अपनी वैल्यू डिराइव करता था किसी इंडियन एसेट्स के वजह से, तो उसे भी मान लिया जाएगा कि वो एसेट जो है वो सिचुएटेड इन इंडिया है। और यही लाइन जो है वो अमेंड कर दी गई, ठीक। अब ये लाइन अमेंड करने के बाद ना इसको बोला गया कि ये जो अमेंडमेंट है इसको हम रेट्रो लगाएंगे, प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रो जो है वो एक्सपेक्टिव लगाएंगे, और ये 1961 से हम मान लेंगे कि ये जो है लॉ था, ठीक है। अब सिर्फ ये अमेंडमेंट किया गया ताकि वोडाफोन से जो है उतना पैसा जो है जितना भी था फाइन पेनाल्टी मिला के वो सारा जो है उससे लिया जा सके। अब यहाँ पे उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड कर दिया, ठीक। तो अब ये क्या हुआ, इस केस में नीदरलैंड और इंडिया के बीच पहले वो ट्रीटी बनी हुई थी, ठीक है, कि अगर इस टाइप का कोई डिस्प्यूट आता है ना तो वो आर्बिट्रेज में जाएगा। तो इसे जो है वो वोडाफोन आर्बिट्रेशन में जो है इस केस को लेके चला गया। वहाँ पे फिर आर्बिट्रेशन में जो भी जजमेंट आया वहाँ बोला कि नहीं, आप जो है लॉ अमेंड किए हो उसको जो है आप रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा सकते। ऐसे तो आप कोई भी लॉ बना के जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव लगा दोगे, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं माना जाएगा। उस जजमेंट में जो आर्बिट्रेशन में जो जजमेंट आया वो वोडाफोन के फेवर में ही आया, और वोडाफोन जो है वो केस जीत गई। फिर निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला कि ये जो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रेट्रोस्पेक्टिव को हटा के जो है वो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया, और ये अमेंडमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टिव हो गई, ठीक। तो ये अमेंडमेंट जो है वो फिर अप्लाई हो गई, और वोडाफोन जो है यहाँ पे केस जीत गया, उसको जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ा जो भी अमाउंट था वैसे डिपार्टमेंट को। तो ये वोडाफोन केस था, और इसी वजह से ना यहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ा था, जो कि पहले सिर्फ यही लाइन लिखी हुई थी, अब ये उसमें लाइन जो है वो ऐड करनी पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफाइड डेट को जो है वो 10 करोड़ रुपए एफएमबी देखेंगे, और टोटल एसेट जो है वो जो इंडिया से डिराइव हो रही है इंडियन एसेट 50% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ एसेट से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब सीजीपी का जितना भी बैलेंस शीट में एसेट्स है उसमें कम से कम इंडिया से जो एसेट्स वो होल्ड करता है वो 50% या उससे ज़्यादा है। अब स्पेसिफाइड डेट कब मानेंगे, तो जो भी जो है डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, इसी डेट पे जो है वो ट्रांसफ़र किया सीजीपी का शेयर जो है वोडाफोन को, मान लेते हैं कोई भी डेट हो, ठीक है। अगर इस डेट पे ट्रांसफ़र किया ना
तो इस डेट से, ट्रांसफ़र वाले डेट से जस्ट बिफोर, जहाँ पे अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है ना, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है किसका, सीजीपी लिमिटेड का। मान लेते हैं अगर ये कैलेंडर ईयर फॉलो करता है तो 31/12/2022 मान लेते हैं कि अगर 2022 को जो है वो ईयर एंड हो रहा है, ठीक, ट्रांसफ़र वाले डेट से, तो ये डेट जो है वो स्पेसिफाइड डेट बन जाएगा। अब हम एक 31 दिसंबर 2022 को चेक करेंगे कि उसकी जो है वो एफएमबी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है कि नहीं, इंडियन एसेट जो है वो 50% ऑफ टोटल एसेट्स वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। ये और जो भी ये वैल्यू देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे बोला कि जस्ट प्रीवियस जो है वो अकाउंटिंग ईयर जब एंड हो रहा है उस डेट को हम स्पेसिफाइड डेट मानेंगे। बट एक केस में वो स्पेसिफाइड डेट ऑफ ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा, कब, अगर बोलता है कि यहाँ पे जो एसेट्स है ना, ठीक, यहाँ पे जो एसेट्स हैं सीजीपीए के लिमिटेड के, जैसे मान लीजिए 31/12 को सीजीपी लिमिटेड की जो एसेट्स होगी, बैलेंस शीट बनेगी, यहाँ पे जो एसेट्स हैं इसकी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स दी होगी ना बैलेंस शीट में। तो अगर ये एसेट्स का इंक्रीमेंट यहाँ से लेके और डेट ऑफ ट्रांसफ़र तक 15% या उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब जो उसकी एसेट्स की वैल्यू सपोज डेट यहाँ पे 1000 है, अगर यहाँ पे जो है वो 1000, यहाँ पे 1150 अगर इसकी वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पे 15% से इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ठीक, मतलब 150 से 15%, 150 से बढ़ गया, तो इस कंडीशन में हम डेट ऑफ ट्रांसफ़र को ही जो है वो स्पेसिफाइड डेट मान लेंगे। और फिर डेट ऑफ ट्रांसफ़र को जो देखेंगे वैल्यू, ये एफएमबी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है, इन तो वो यहाँ का देखेंगे, ठीक है, कि इंडियन एसेट जो है, जो भी वो होल्ड कर रहा है सीजीपी लिमिटेड, उसकी वैल्यू जो है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और एफएमबी देखेंगे। मतलब डेट, स्पेसिफाइड डेट देखने के लिए हम बुक वैल्यू का यूज़ करेंगे, और जब स्पेसिफाइड डेट पता चल जाएगा तो फिर जो ये वैल्यू हमें देखनी होगी 10 करोड़ और 50% ऑफ टोटल वैल्यू, तो उसमें हम फेयर मार्केट वैल्यू से जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक। अब ये अगर कंसीडर हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे कैपिटल गेन जो है वो कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल गेन निकालने के यहाँ पे 3 स्टेप जो है वो आपको 3 स्टेप फॉलो करिए, कैपिटल गेन निकल जाएगा। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में वही जो मैंने बताया कि स्पेसिफाइड जो है वो डेट जो है वो डिटरमाइन कर लीजिए, स्पेसिफाइड डेट जो है वो डिटरमाइन कर लीजिए। स्पेसिफाइड डेट डिटरमाइन हो जाए, उसके बाद आप क्या करिए, जो वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स है वो 10 करोड़ वाली जो कंडीशन देखनी थी उससे ज़्यादा, और प्लस उसके साथ जो 50% टोटल एसेट्स की वैल्यू देखनी थी, जो ये कंडीशन अभी मैंने डिस्कस किया, वो आप चेक कर लीजिए। अगर वो चेक हो जाता है फिर उसके बाद जो है वो आप कैपिटल गेन निकालिए, ठीक है, कैपिटल गेन जो है वो आप कंसीडर करिए, कैपिटल गेन निकालिए। कैपिटल गेन निकालने के बाद यहाँ पे कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप जो भी लोगे उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो लेस कर दोगे, आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। अब ये जो कैपिटल गेन मिला, ये तो सीजीपी का पूरा कैपिटल गेन निकलेगा ना, कैपिटल गेन निकलेगा सीजीपी का। बट आप कितना कैपिटल गेन जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी कैपिटल गेन निकला, सपोज डैट यहाँ पे 1100 का अगर हम मान ले, 1100 जो है वो फेयर वैल्यू, 11,000 ले लेते हैं, 11,000 करोड़ जो है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, 1000 जो है अगर 10,000 मान लेते, 10,000 अगर कॉस्ट है तो 1000 का कैपिटल गेन निकला। ये कैपिटल गेन जो है वो कितना इंडिया में टैक्सेबल होगा, तो उसको हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। मतलब जो भी कैपिटल गेन आएगा उसमें हम देखेंगे कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑफ इंडियन एसेट्स, जो कि सीजीपीए के बैलेंस शीट में, जो कि हेल्ड बाई फॉरेन कंपनी, कौन सी फॉरेन कंपनी, जैसे एग्जांपल में हम ले अगर वोडाफोन के केस में, तो सीजीपीए के बैलेंस शीट में जो एसेट्स थी ना, उसमें इंडियन एसेट देखेंगे उसकी एफएमबी क्या है, और यहाँ पे जो है वो एफएमबी लेंगे, पूरे एसेट्स की एफएमबी ले लेंगे, मतलब एफएमबी ऑफ टोटल एसेट्स इन फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो ये जो केस बनेगा ना, कैपिटल गेन एफएमबी ऑफ इंडियन एसेट्स हेल्ड इन फॉरेन कंपनी, जो कि सीजीपीए के बैलेंस शीट में आएगा, और ये एफएमबी ऑफ टोटल एसेट जो सीजीपीए के बैलेंस शीट में आएगा, इस फॉर्मूले से जो हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे कैपिटल गेन को। तो इस केस में मान लीजिए 1000 अगर है हमारा कैपिटल गेन, और हम मान लेते हैं कि 500 जो है वो एफएमबी आ रहा है इंडियन एसेट्स का, जो सीजीपीए के बैलेंस शीट में है, और उसके पास टोटल एसेट्स जो है वो 1000 करोड़ एफएमबी मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो है वो 500 करोड़ जो है वो टैक्सेबल बनेगा, ठीक, 500 करोड़ जो है वो टैक्सेबल बनेगा। बट ये जो अमेंडमेंट हम देखे हैं, इस केस में ना ये सिर्फ कैपिटल गेन पे ही टैक्स निकलेगा। अगर वो फॉरेन कंपनी ने, जैसे सीजीपीए ने कोई डिविडेंड, यहाँ पे एक नोट बताते हैं, अगर सीजीपीए जो कंपनी थी उसने अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है ना, या फिर डिविडेंड अगर उसने दिया है, तो उस पर जो है ये नहीं लगेगा,
ठीक, उस पे ये अमेंडमेंट नहीं लगेगा। हम यहाँ पे सिर्फ कैपिटल गेन का जो है वो बात कर रहे हैं। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि डिविडेंड अगर ट्रांसफ़र करता है, मतलब सीजीपीए ने अगर किसी नॉन रेसिडेंट को जो है वो डिविडेंड ट्रांसफ़र कर रहा है और वो भले ही जो है उसकी वैल्यू डिराइव होती है किसी इंडियन एसेट से, तो भी उस केस में जो है वो डिविडेंड पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक, तो ये आप 3 स्टेप से जो है उसको निकालिए कैपिटल गेन। वोडाफोन के जो केसेस थे वो हमने देखा, अमेंडमेंट में क्या चेंजेस किया गया वो हमने देखा। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन जो है जो आएगा उसे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो सिचुएटेड इन इंडिया। पहले लिखा था सिर्फ यही लाइन, उसको अमेंड करके हमने बोला कि जो भी एसेट्स जो भी डिराइव होगी सब्सटेंशियल वैल्यू अगर सीजीपीए की किसी इंडियन एसेट से, तो वो भी हम मान लेंगे कि सिचुएटेड है इंडिया में, और उस स्पेसिफाइड डेट को कंसीडर करते हुए उसकी सब्सटेंशियल वैल्यू को चेक करने के बाद कैपिटल गेन निकालेंगे, और कैपिटल गेन निकालने के बाद उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे और देखेंगे कि इंडिया में जो है वो कितना टैक्सेबल है। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका इंडिया में टैक्सेबल। इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फंड करके है। ठीक है, इसकी भी जो है अगर वैल्यू जो है वो डिराइव होती है किसी इंडियन एसेट से। ठीक, और इसमें क्या कर रखा है किसी नॉन रेसिडेंट ने मान लीजिए कुछ शेयर जो है वो परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो यूनिट होल्ड कर रहा है। मान लेते हैं कुछ नॉन रेसिडेंट ने क्या किया, इसमें यूनिट जो है वो होल्ड कर रहा है। मान लेते हैं एक यूएसए का जो है वो नॉन रेसिडेंट है, जो बाइडन को मान लेते हैं। बाइडन ने क्या किया, इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और ये एफपीआई जो है वो इसकी वैल्यू डिराइव होती है इंडियन एसेट्स में, क्योंकि इसने जो है वो इंडियन कंपनी में, जैसे मान लेते हैं टाटा में जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक, टाटा में, रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये जब नॉन रेसिडेंट ट्रांसफ़र करेगा अपने शेयर को, सपोज डैट ये अपने यूनिट को जो है वो सेल करता है। ठीक, तो अब बोलोगे आप कि यहाँ भी जो है ये वैल्यू डिराइव हो रही है इंडियन एसेट से। ठीक है, तो इसे भी हम मान लें क्या, अगर ये भी अगर ट्रांसफ़र करता है, सेल करता है अपने शेयर, तो मान लें क्या कि ये वैल्यू जो है वो डिराइव हो रहा है इंडियन एसेट से, तो ये भी कैपिटल गेन इस पे जो आएगा उसको भी हम टैक्सेबल कर दें? तो नहीं, जो एफपीआई के थ्रू अगर आप होल्ड करते हो ना, अगर आपकी वैल्यू इंडियन एसेट से डिराइव होती है आपकी वैल्यू, तो हम डिम्ड नहीं डिम्ड करेंगे कि जो है वो वैल्यू आपकी डिराइव होती है इंडियन एसेट से, तो नॉट डिम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे कि सिचुएटेड इन इंडिया है। ठीक, अब इस नॉन रेसिडेंट ने भले ही किसी को जो है वो शेयर सेल कर दे, और उस पे शेयर पे जो है वो उसको कैपिटल गेन होगा, तो आप बोलोगे कि वैल्यू तो डिराइव हो रही थी इंडियन एसेट से ही, तो इस पे भी अमेंडमेंट जो है वो अप्लाई होगा क्या, अप्लीकेबल होगा क्या? तो बिल नहीं, ये जो है एफपीआई के थ्रू अगर इसने इन्वेस्ट किया है किसी इंडियन एसेट्स में, तो उस पे जो है वो अप्लाई नहीं होगा अमेंडमेंट। इसमें एक दो बात और है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, इस केस में जो बातें और है देख लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ यहाँ पे सीजीपी जो एचएसएन टेलीकॉम जो हांगकांग की कंपनी थी, इसने 100% होल्ड कर रहा था। तो अगर बताइए इन केस मान लीजिए ये जो है वो 2% होल्ड करता, या 3% होल्ड करता, 4% होल्ड करता, या 6% होल्ड करता, तो क्या हर केस में लगाते ये? अब ये क्या किया, एचएसएन ने अगर 2% होल्ड कर रहा होता, सीजीपीए जो है उसकी एसेट्स जो है वो डिराइव हो रही है इंडियन एसेट से, और कोई बंदा जो है नॉन रेसिडेंट उसमें 2% होल्ड कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं सीजीपीए लिमिटेड में किसी पर्सन ने जो कि नॉन रेसिडेंट है वो 3% जो है वो होल्ड करता है, तो ये भी अपने शेयर को अगर ट्रांसफ़र करेगा, तो क्या वो शेयर इंडिया में जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा? तो यहाँ पे बोला, एक्सप्लेनेशन के थ्रू बोला कि नहीं, अगर आप इसमें 5% या उससे ज़्यादा होल्ड करते हो ना, तो उसी केस में जो है वो अमेंडमेंट अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब अगर 2% होल्ड करते हैं, 3%, सपोज डेट एचएसएन टेलीकॉम जो है वो सीजीपीए में अगर 2%, 3%, 4% होल्ड करती, तो ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, कम से कम जो है वो एटलीस्ट 5% जो है वो होल्ड करना चाहिए। 5% या उससे ज़्यादा अगर आप होल्ड करते हो और उस शेयर को ट्रांसफ़र करते हो, तो जो है वो केस अप्लाई होगा। यहाँ पे एक और बात बोली गई है यहाँ इसमें, कि जो है जब भी ऐसा केस बनता है और सीजीपीए का शेयर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है वोडाफोन को, तो यहाँ पे जो इंडिया की कंपनी है ना, वो सेक्शन 285A में, ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र किया गया, मतलब सीजीपीए का शेयर जो ट्रांसफ़र किया गया वोडाफोन में, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से, सपोज डेट यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो ये फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा, तो यहाँ से जो है वो 90 डेज़ के अंदर ना, 90 डेज़ के अंदर अंदर एक फॉर्म जाता है, जो कि फॉर्म 48D करके फॉर्म जाता है, वो हज एसआर को जो है वो डिपार्टमेंट को जो है वो फर्निश करनी होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं कि जो है इसके शेयर जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इस बात को 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो बताना होता है। अगर सपोज डैट ये नहीं बताता कि 90 डेज़ के अंदर अंदर जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं फर्निश करता डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जो है वो पेनाल्टी लग जाता। ठीक है, पेनाल्टी इसको लगता।
तो वो पेनाल्टी की बात जो है वो सेक्शन 271 में की है, 271 ए में, ठीक। उसको जो है वो पेनाल्टी देना पड़ता। पेनाल्टी कितना देना पड़ता, सपोज डैट दो तरीके से पेनाल्टी इसमें बताया हुआ है। अगर इतना शेयर ट्रांसफ़र कर दे ताकि उसका कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाए, मतलब 67% होल्ड कर रहा था सीजीपीए ने, अगर इसका मोर देन जनरल रूप से अगर देखें तो हम मोर मानते हैं कि 50% से ज़्यादा अगर ट्रांसफ़र कर दे रहा है तो कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो इन केस अगर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया, इतना शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि जिससे कंट्रोल उसका मैनेजमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो है उससे पे पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर अदर केस है, सपोज डैट थोड़ा सा कुछ शेयर ट्रांसफ़र किया, तो उस पर फ्लैट जो है वो 5 लाख रुपीज़ का जो है वो पेनल्टी लगा दिया जाएगा, अगर वो 48D फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करता। कौन, जो इंडियन कंपनी, जैसे इस एग्जाम्पल में हच एसआर लिमिटेड, अगर वो फॉर्म जो है वो फर्निश नहीं करता है। तो ये पूरी बात ही थी सेक्शन 9(1) में, जो कि इनकम थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड ये सारी बातें थी। उसमें क्या अमेंडमेंट आया क्या, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो वो भी जो है वो हम देख लेंगे। कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद जो है फिर देखते हैं, हमें जो भी बचा हुआ है उसे भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले और क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक जापान की कंपनी है मियामी लिमिटेड, ठीक है। मियामी लिमिटेड जापान की कंपनी है, वो होल्ड कर रहा है 75% ऑफ टोटल एसेट्स इन इंडिया। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो डिराइव हो रही है इंडियन एसेट से, और ये जो है डिविडेंड पे कर रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को। तो बताइए वो जो अमेंडमेंट वाली बात थी वो इस पे एप्लीकेबल होगी क्या। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बात बता रखी थी कि ये जो है सिर्फ कैपिटल गेन पे लगता है, डिविडेंड पे नहीं लगता है, ठीक है। अगर कोई डिविडेंड इनकम है, जैसे मैंने बताया था कि सीजीपी अगर डिविडेंड दे रही है तो उस पर नहीं लगेगा, तो इस केस में जो है इस पर अप्लाई नहीं होगा वो अमेंडमेंट। फिर एक बात है यहाँ पे, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एफटीएस वाली बात है जो कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था। फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज याद करिए 115A में कुछ कंडीशन दी गई थी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस सर्विसेज को यूटिलाइज करता है इन नेपाल, डिम टू एक्रू और एराइज इन इंडिया वाले केस में जब हम देखे थे तो वहाँ पे आपको एक बात था, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी के केस में 3 जगह से अगर उसे पेमेंट मिलती थी, याद करिए, एक तो गवर्नमेंट से, दूसरा रेसिडेंट से और तीसरा नॉन रेसिडेंट से। और ये नॉन रेसिडेंट जो है उस सर्विसेज को जो है वो यूज़ कर रहा है इंडिया में, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन हो या ना हो। इंटरेस्ट के केस में बिजनेस प्रोफेशन देखते थे, तो इसको यूज़ करना पड़ता था इंडिया में। इसे भी जो है अगर यूज़ करता था इंडिया में तो कंडीशन फुलफिल होती थी, बट गवर्नमेंट के केस में उस कहीं नहीं बोला था कि गवर्नमेंट जो है उस सर्विसेज को इंडिया में यूज़ करेगी। तो भले ही गवर्नमेंट जो है इंडिया में नहीं, नेपाल में उस सर्विसेज को यूज़ कर रही है और उसके बदले अगर रॉयल्टी वो दे रही है तो टैक्सेबल होगा। रॉयल्टी वाले केस में 115 में अगर हम देखें तो 10% वहाँ पे बोला था, तो 10% से जो है हम यहाँ पे इसे टैक्सेबल बना देंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है रिसीव्ड, जो पहले आप बोलेंगे कि पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कई जगह रिसीव्ड वर्ड देख के इसको ग्रॉसअप किया था। इस क्वेश्चन में क्या किया है, उसने ग्रॉसअप नहीं किया। क्यों नहीं किया, वो ये मान के ग्रॉसअप नहीं किया शायद उसने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ने जो है वो, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जो है वो टीडीएस काटा होगा, ठीक है। टीडीएस काटेगा, टीडीएस काट के फिर लाइबिलिटी होगी इसको जमा करने की, फिर गवर्नमेंट कोई टीडीएस काट के जमा करेगा। तो इसमें उसने कंसीडर किया इस बात को कि गवर्नमेंट क्या खुद से टीडीएस काट के क्या खुद को पेमेंट करे। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है वो ग्रॉसअप है और सीधे सीधे इस पे जो है वो 10% के रेट से टैक्सेबल कर दिया उसने, ठीक। बट एक बात सुनिए, वहाँ पे जो 10% का 115A वाला कंडीशन था तो उसमें हम देखते थे कि इंडिया में क्या उसका पी है या नहीं है। अगर इस केस में देखें तो आप इसे जो है वो 40% के रेट से जो है वो टैक्सेबल कर सकते हो अगर ये मानते हो कि इसका जो है वो कोई भी पी नहीं है इंडिया में, ठीक। सेकेंड पार्ट देखिए, जैसे एक मेसर्स ओ है जो कि यूनिट है आईएफएससी में लोकेटेड है, ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेन सर्विस सेंटर, यहाँ पे जो है वो लोकेटेड है यूनिट। ये जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, जाहिर सी बात है जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट से कुछ बोरिंग किया होगा, दिया भी है क्वेश्चन में कि उसने बोरिंग कर रखा है। तो क्या इस पर कितना टैक्स लगेगा, क्या होगा, तो एक सेक्शन है जो 1015 करके एक सेक्शन है, वहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। कोई भी अगर यूनिट है जो आईएफएससी में लोकेटेड है, उससे अगर किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट जाता है तो वहाँ नॉन रेसिडेंट पे जो है वो इंडिया में टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सेक्शन 1015 में वो जो वो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक। फिर अगर नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर, जो एक इंडियन कंपनी है वियोनी इनकॉर्पोरेशन करके, क्या करता है, ये होल्ड कर रहा है 5000 शेयर, 5000 शेयर होल्ड
किया था, इसने बाई किया था इंडियन कंपनी का शेयर वियोनी इनकॉर्पोरेशन ने बाई किया था एट द रेट ऑफ 64 के हिसाब से 5000 शेयर, ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक, इसने क्या किया, फिर इसे सोल्ड कर दिया 89 रुपीज़ में 26/8/2022 में। 2009 में खरीदा था, 2022 में सेल कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बना हुआ है। थ्रो स्टॉक एक्सचेंज सेल कर रहा है, एसटीटी जो है इसने पे किया। तो जब भी एसटीटी पे किया है वो, तो वो आप याद करिए 112A में जो है वो फॉल करेगा। ठीक है, 112A में फॉल करेगा तो 1 लाख तक जो है कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर जो है वो 10% से हम टैक्स लगाते हैं। ये दिया है कि इसका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 31 जनवरी 2018 में 17 पर शेयर। ठीक है, तो ये डेट क्यों दिया, याद करिए, ये जब जो 112A था ये अप्लीकेबल हुआ था 1 फरवरी 2018 से। ठीक, उसके बाद से ही जो है ये अप्लीकेबल हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो हम मानेंगे कि 89 रुपीज़ के से ही जो है उसे कंसिडरेशन मिल रहा है। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या 64 लें, नहीं, तो उस टाइम पे तो 112A था ही नहीं। 112A 1 फरवरी 2018 से आया था। तो इस केस में क्या होता था, जब उसके जस्ट पहले जो है पहले वाले दिन यानी 31 जनवरी 2018 को जो उसकी एफएमबी फेयर मार्केट वैल्यू उस शेयर की थी ना, उसे ही हम कॉस्ट यहाँ पे एज्यूम कर लेते थे। तो यहाँ पे जो है वो 70 कॉस्ट मान लेंगे। आप कहते हैं कि अगर 60 एफएमबी होता तो 60 होता तो फिर हम 64 कंसीडर करते हैं। ठीक, इसे कंसिडर कैसे करते हैं, जो भी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, ये कॉस्ट है या एफएमबी है, जो तीनों में जो है, तीनों में पहले तो आप इसे और इसे, ठीक, दोनों में जो हायर हो उसे कंसीडर करते हो। तो 70 हायर है, 70 हायर ले लिए। फिर जब ये हायर आ गया तो इसमें और कंसिडरेशन की वैल्यू में जो दोनों में लोअर है उसे कंसीडर करते हो। और सपोज डैट यहाँ पे एफएमबी जो है वो 90 देता। ठीक, तो 64 और 90 विच एवर इज हायर, 90 आप कंसीडर करते हैं, बट 89 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, तो 89 और 90 दोनों में जो है लोअर 89 बनता, तो यहाँ पे 89 कॉस्ट मान लेते हैं और वैल्यू जो है वो नील आ जाता है कैपिटल गेन। इस केस में क्या होगा, 19 रुपीज़ का जो है वो हम 70 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, 90 रुपीज़ का कैपिटल गेन हुआ पर शेयर। टोटल शेयर हमारे पास जो है वो कितना है, 5000 शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा टोटल कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक, और इस पर जो है 1 लाख तक एग्जाम्प्ट करेंगे 10 पर, बाकी उसके ऊपर जो है वो 10% का जो है वो टैक्स हम लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या बोल रहा क्वेश्चन में, एक ये जो इंडिया में एक एजेंट है, यूएस में एक बीबी लिमिटेड है, ये एजेंट जो है मिस्टर लाल सिंह एजेंट है, स्टॉक मेंटेन करते हैं। ठीक है, बीबी लिमिटेड को जो है वो इनकम हो रहा है फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स बाई लाल, मिस्टर लाल के थ्रू। ठीक है, 2 करोड़ रुपए जो है इसे इनकम हो रहा है बीबी। पहले याद करिए, अगर मिस्टर लाल इसका स्टॉक मेंटेन करता है तो इसे हम बिजनेस कनेक्शन मानते हैं। बिजनेस कनेक्शन मानते हैं तो बिजनेस कनेक्शन के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होता है, किसी नॉन रेजिडेंट अगर इनकम अर्न करती है तो नॉन रेजिडेंट ने जो भी इनकम अर्न किया उस पर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा उसे इंडिया में। और सिर्फ जो इंडियन ट्रांजैक्शन से एट्रीब्यूटेबल इनकम हो रहा है उसी पे जो है हम टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपीज़ पे जो है वो हम टैक्स कंसीडर करके जो है वो चलेंगे। टैक्स कितना, रेट क्या होगा, तो रेट फॉरेन कंपनी पे जो रेट लगती है यहाँ पे 40%, वही जो है वो रेट लगाएंगे हम यहाँ पे। तो इस कंडीशन में 40% जो है वो टैक्स देगा इस 2 करोड़ रुपीज़ पे। ठीक, आगे देखते हैं। कोई DTA नहीं बना हुआ है इंडिया में और यूएस में, ये मान के चलते हैं कि DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। ठीक है, इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। अब क्या हुआ, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 55 लाख रुपये आफ्टर डिडक्टिंग 6 लाख रुपये स्पेंट ऑन अर्निंग। ठीक है, मतलब 6 लाख रुपये जो है उसको 55 लाख रुपये अर्न करने में 6 लाख रुपये का जो उसे एक्सपेंस हो रहा है। फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस जो है उसे 55 लाख फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस के रूप में जो है वो अर्न कर रहा है। इस इनकम को अर्न करने के लिए 6 लाख रुपये जो है उसने स्पेंड किया है। ठीक, ओके, और ये 55 लाख रुपीज़ में से 6 लाख रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हो चुका है। ओके, ठीक है, मतलब अगर ग्रॉस में देखें तो 55 + 6 यानी 61 है। यहाँ पे याद करिए, जब हम ये मान के चलते थे, जबकि कोई भी अगर हमारा पी है, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी वाले केस में आप याद करिए, अगर हम नॉर्मल जब लगाते थे ना टैक्स, जब 115A के बाद नहीं, 115A में नहीं फॉल करती थी, ठीक, तो उस केस में हम क्या करते थे, वहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो अलाउ करते थे डिडक्ट करने के लिए।
बट जब हम 115 ए के थ्रू जो अगर वो 115 ए में कवर्ड होता था तो वहाँ पे हम एक्सपेंसेस जो है वो अलाउ नहीं करते थे 55 लाख। अब याद करिए जो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी वाले केस में हम मानते थे कि अगर पी है उसका इंडिया में तो 10% अंडर सेक्शन 115 ए लगाते थे। बट उसमें एक और कंडीशन था कि उससे गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट जो है वो अप्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट से। उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में जो है वो हम ग्रॉस पे लगाते थे विदाउट अलाउइंग डिडक्शन, विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस। तो ये 6 लाख रुपीज़ ऐड कर देंगे 55 में और 61 लाख ग्रॉस पे जो है वो 10% लगाएंगे। और इस केस में जो है वो हम अल्टरनेट व्यू भी ले सकते हैं कि अगर हम मान लें कि जो है वो यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, अप्रूव नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू और क्वेश्चन में कहीं बोला भी नहीं है, तो उस केस में क्या करते थे हम एक्सपेंसेस जो है वो अलाउ कर देते थे। बट उस पर टैक्स जो है टैक्स रेट 10% की जगह पे 40% नॉर्मल टैक्स रेट जो है लगाएंगे। ठीक, तो दोनों अल्टरनेट व्यू ले सकते हैं। तो 55 लाख पे जो है वो हम 40% से टैक्स लगाएंगे। 2 करोड़ पे 40% लगेगा। दो हो गया। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल्स ऑफ अनलिस्टेड डिवेंचर, ये तो पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि कोई अनलिस्टेड अगर डिवेंचर कोई नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे बीबी लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, उसे जो है अनलिस्टेड डिवेंचर से जो है कैपिटल गेन हो रहा है 14 लाख रुपीज़ पे। तो इस पर 10% का रेट लगेगा। क्यों लगेगा, बहुत डिटेल में जो है उस पर डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियो, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा। पीबी लिमिटेड जो है वो टैक्स पे कर रहा है इन कंट्री यूएस। यूएस में जो है ये टैक्स पे कर रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ एबो इनकम। इस जो इसे ऊपर दिए गए इनकम हो रही है ना, उस पर जो इसने फॉरेन में टैक्स पे किया है 50 लाख रुपीज़। ठीक, अब याद करिए डी टी डबल ए अगर नहीं है तो वहाँ पे एक आपने डी टी डबल ए चैप्टर में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक 19 में उसको रिलीफ ना मिलके 91 में यूनिलैटरल जो रिलीफ दिया जाता है। बट यूनिलैटरल रिलीफ देने के कंडीशंस हैं, एक तो वो जो है वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे बीबी लिमिटेड तो रेसिडेंट है ही नहीं है। एक तो वो जो है वो रेसिडेंट होता तो जो है हम 91 जो है वो लगा सकते हैं यहाँ पे। या तो वो रेसिडेंट हो या फिर जो है वो इनकम, उसमें एक और कंडीशन था, इनकम नॉट डिम टू एक्रू एराइज इन इंडिया। यहाँ पे तो इनकम एक्रू एराइज इन इंडिया हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे 91 का रिलीफ भी जो है उसे नहीं मिलेगा। तो ये 50 लाख को जो है हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम तो इस केस में जैसे देखिए हमारा पहला जो इनकम था, इनकम फ्रॉम, अगर हम ले दें इनकम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वो कितना होगा। अगर इनकम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स देखें तो वो इनकम हमारा जो था, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2 करोड़ रुपीज़ हमारा इनकम बना। ठीक, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स कितना है, 2 करोड़ रुपीज़। ठीक, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो इससे इनकम हो रहा है फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 55 लाख रुपीज़। ठीक, तो हम यहाँ पे नेट ऑफ एक्सपेंसेस ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे रेट हम 40% लगा रहे हैं। अगर हम 10% का रेट लगाते तो क्रॉस अप कर लेते, अगर मानते कि एग्रीमेंट है तो। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि एग्रीमेंट जो है वो नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 लाख, तो इनकम फ्रॉम फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर ले तो 55 लाख रुपये यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और इसे थर्ड इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हुआ है अनलिस्टेड डिवेंचर पे, तो 14 लाख जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कंसिडर करेंगे। टोटल इनकम कितना हो गया तो देख लेते हैं। ठीक, 2 करोड़ प्लस 55 लाख प्लस 14 लाख, यानी 2 करोड़ 69 लाख रुपीज़ का जो है इसे जो है वो टोटल इनकम होगा। ठीक, इस पे अगर हम टैक्स निकालें, टैक्स की बात करें तो इस 2 करोड़ पे जो है वो 40 लाख रुपीज़ का टैक्स लगाएंगे। ठीक, 40%, 2 करोड़ पे इस पे 40% का टैक्स लगेगा जो कि कितना आ जाएगा, 80 लाख। ठीक, फिर जो है इनकम फ्रॉम उसे जो फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो रहा है उस पर भी 40% लगाएंगे। हम इन दोनों को ऐड करके एक साथ भी लगा सकते थे। 55 लाख पे जो है वो 40%, इस पे आ जाएगा 22 लाख रुपीज़। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, इस केस में जो है वो 14 लाख पे 10% का टैक्स लगेगा। क्यों 10% लगेगा, ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कशन कर रखा है। तो 1,40,000 रुपये जो है वो ये हो गया। दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये आएगा 10340
000। अब यहाँ पे हमारा सरचार्ज भी लगेगा, ठीक। तो याद करिए फॉरेन कंपनी के केस में अगर सरचार्ज है तो 2% यहाँ पे सरचार्ज लगेगा, क्योंकि ये जो है इसका ग्रॉस टोटल इनकम जो है, इसका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 10 करोड़ से कम है, तो उस केस में जो है वो 2% का सरचार्ज लगाएंगे। तो इसमें 2% का सरचार्ज इसका आ जाएगा 206,800, ठीक। तो ये टोटल हो जाएगा 103 40,000 105 46,800। इसमें 4% का हेल्थ एजुकेशन से सेट करिए आप, तो वो आ जाएगा आपका 421872। इसमें ये ऐड कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा 1968672। ये हो गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक। तो इतना आएगा उसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी। ये क्वेश्चन भी जो है हमने कर लिया। अब बाकी एक पार्ट और बनाऊंगा मैं, लास्ट पार्ट, जिसमें इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बचे हुए या फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, रेलिवेंट क्वेश्चन, उसमें हम देख लेंगे। मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट जा सकता है। हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसे हम पूरी तरीके से जो ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।